हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आ गया हूं मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर, वेव ऑप्टिक्स। बहुत डिमांड थी टॉपिक की। बच्चे खामखा डर रहे हैं टॉपिक को लेकर के। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैं हूं आपके साथ में, आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाता हूं और आपको फील कराता हूं वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। ठीक है, आइए तो वेव ऑप्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या टॉपिक ये बोलना चाहता है। ठीक है, क्लियर है? आइए तो वेव ऑप्टिक्स जो है आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ये जो है आपका जो वेव ऑप्टिक्स टॉपिक है या टेक्स्ट बुक में, और अभी पढ़ाने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई है कि आपका जो टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अपनी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, ये सेम बट डिफरेंट वाला हिसाब है। मतलब ये ऐसा है कि एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका अलग अलग है। आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक वही कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से समझाना चाहती और एनसीईआरटी वही कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से समझाना चाहती। तो मेरे हिसाब से ये टेक्स्ट बुक को पढ़ाने के लिए सच में आपको एक अच्छा टीचर रिक्वायर्ड है। आपको एक बहुत अच्छा टीचर रिक्वायर्ड है जो आपको क्या करे, मेरे ऐसा खास करके टीचर रिक्वायर्ड है जो आपको बाल की खाल निकाल करके देता है, आपको छोटी छोटी डिटेल्स भी बताता है आपके टेक्स्ट बुक की, आपके टेक्स्ट बुक में जो जो टॉपिक्स दिए हैं उसकी भी। ठीक, क्लियर है? तो आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं हूं आपके साथ में। आप लोग ये भी शिकायत कर रहे होंगे ये सर आते नहीं है, बहुत कम लेक्चर्स होते हैं। बेटा मैं सच में बिजी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मैं रात में 10 बजे के बाद तो घर पे पहुँच पाता हूँ, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, अब आप क्या ऑफलाइन बंद कर दूँ क्या मैं इंस्टीट्यूट? वो बच्चे जो आए हैं मेरे पास वो भी मेरी जिम्मेदारी है, आप भी मेरी जिम्मेदारी। तो ऐसे डायरेक्टली बंद तो नहीं कर सकते, अभी बच्चों का सपोर्ट भी तो होना चाहिए, ये भी तो एक बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैंने देखा है वो जो टेक्स्ट बुक रीड करते हैं उन पे लैक्स में व्यूज़ हैं, और इतना मैं दमदार कंटेंट बना करके देता हूँ उसमें बच्चे ज़्यादा दिखते ही नहीं हैं उसको। तो ये मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि लैक ऑफ सपोर्ट है। अगर बच्चे सपोर्ट करने लगे तो मैं तो फुल फ्लेजेड वे में यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दूँ, ऐसा है। और अगर मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो धमाल करूँगा मैं आकर के। तो मुझे पता है मुझे कंटेंट किस लेवल का लेकर जाना है। ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखेंगे उसको। ऐसा कंटेंट रेडी करूंगा मैं। बस सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग देखिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमको बताइए कि हमारा कंटेंट कैसे लग रहा है आपको। सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड नहीं करता हूँ मैं आकर के चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं लेक्चर भी डिलीवर करता हूँ आपके साथ में, तो मैं ऐसे करता हूँ जैसे बच्चे को ये फील ना हो कि वो क्लासरूम में नहीं बैठा है। मैं ऐसे लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, भले ये मोनोलॉग है लेकिन मैं डायलॉग की तरह फील करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए कमिंग टू द टॉपिक, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है आज वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल नहीं घबराना है इसमें। मैं आपको पूरा फील कराता हूँ टॉपिक, जितना भी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है मैं आपको पूरा फील कराता हूँ टॉपिक। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, वो एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ध्यान से। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास कुछ बच्चों का है ना, क्यू है। क्यू मतलब बच्चे लाइन में खड़े हैं मान लीजिए। तो बच्चे क्या है, बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं मान लीजिए। अब यहां पर जो है ये आपका क्या है, लास्ट स्टूडेंट है। ये मान लीजिए लास्ट स्टूडेंट है, और ये जो है आपका क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट है। अब जो अपना फर्स्ट स्टूडेंट है वो शांत स्वभाव का स्टूडेंट है, और अपना लास्ट स्टूडेंट है बड़ा शरारती स्टूडेंट है। ठीक, अब क्या चाहता है लास्ट स्टूडेंट? क्या आता है कि फर्स्ट स्टूडेंट को क्या करे, वो डिस्टर्ब करे। और डिस्टर्ब कैसे करेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट स्टूडेंट क्या करता है, एक पत्थर उठाता है, छोटा सा पत्थर उठाता है, और ऐसे इसको थ्रो करके उसके हेड पे हिट कर जाता है। यानी पत्थर ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया। फेंकने से क्या होगा, फेंकने से वो लास्ट स्टूडेंट ने क्या कर दिया, पत्थर को एनर्जी दी, वो पत्थर ने एनर्जी ली और जाकर के उसके सर के साथ में कोलाइड कर गया, फर्स्ट स्टूडेंट के सर के साथ में। अब इससे क्या हुआ, जब ये कोलिजन हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कोलिजन कैसा प्रोसेस है। कोलिजन जो है एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस है। ये जो आपका पार्टिकल यहां से यहां गया ना, इसने क्या किया पता है, इसको लास्ट स्टूडेंट ने एनर्जी दी, पार्टिकल ने या पत्थर ने एनर्जी ली और जाकर के साथ कोलाइड कर दिया, यानी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। कुछ समझ आ रहा है? ठीक, तो ये एनर्जी ट्रांसफर करना यानी बेसिकली इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो तरीका है ये एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको इसकी दूसरी हरकत बताता हूं। अब ये क्या चाहता है, एक तो पहले पत्थर फेंका, अब क्या करता है, अब वो उसको क्या करता है, परेशान करना चाहता है, फिर से डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन अब क्या करता है, अब वो दूसरा तरीका लेता है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं।
दूसरे तरीके में क्या करता है, ये लास्ट स्टूडेंट क्या करता है, लास्ट स्टूडेंट उसको परेशान करने के चक्कर में उसको क्या करता है, इसको जाके धक्का दे देता है, यानी सेकंड लास्ट स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है। जैसे इसको डिस्टर्ब करेगा, ये डिस्टर्बेंस इसको मिलेगा, ये जाकर के इसको पुश कर देगा, ये जाकर के इसको पुश कर देगा, और ऐसे होते 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 फर्स्ट स्टूडेंट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी जो एनर्जी उसने इसको दी वो एनर्जी ट्रांसफर होते 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 यहां तक पहुंच जाएगी फर्स्ट स्टूडेंट तक। समझ आ रहा है? ये जो तरीका अपन ने देखा एनर्जी ट्रांसफर करने का, ये अपना सेकेंड वाला तरीका है। ये फर्स्ट वे है और ये सेकेंड वे है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया है आपके सामने, ये एग्जाम्पल में मैंने आपको दो तरीके बताए एनर्जी ट्रांसफर करने के। एक में पार्टिकल खुद चल करके जाता है और दूसरे में एक अपने बाजू वाले पार्टिकल को, पास वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दो, वो डिस्टर्बेंस फिर फैलते 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 आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये जो आपको मैंने दो तरीके बताए हैं, ये दो तरीके नहीं है, ये बेसिकली अपने आप में लाइट से रिलेटेड दो नजरिए हैं, लाइट के नेचर से रिलेटेड दो नजरिए हैं। अब लेकिन सर क्या बात है ये, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ये अगर दो तरीके समझ में आ गए हैं तो नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड भी आपको दो नजरिए समझ में आ जाएंगे। इसमें से एक नजरिया है न्यूटन साहब का, द ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट, और एक नजरिया है क्रिस्टन हाइजिन का। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हाइजिन कहते हैं, क्रिस्टन हाइजिन, जबकि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है हॉयगन। क्या प्रोनाउंसिएशन है? डच फिजिसिस्ट है वो, क्या है? हॉयगन, क्रिस्टन हॉयगन। ठीक है, चलिए तो दो नजरिया आपको बताता हूं मैं, एक न्यूटन का नजरिया और एक क्रिस्टन हाइजिन का ही कहेंगे हम लोग हाइजिन बोलेंगे। तो क्रिस्टन और न्यूटन और क्रिस्टन हाइजिन का नजरिया, ये दो नजरिए क्या है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास एक मोमबत्ती है, ठीक है, यहां पर एक मोमबत्ती है, इसके पास न्यूटन के पास एक मोमबत्ती है हाइजिन के पास। यहां पर मैंने क्या कर दिया, कोई एक सरफेस रख दिया है, यहां पर कोई सरफेस है, ठीक। अब क्या, यहां से ये पॉइंट तक यानी सरफेस तक एनर्जी कैसे पहुंचती है, क्योंकि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे पहुंचती है, तो न्यूटन का नजरिया अलग है और हाइजिन का नजरिया अलग है। न्यूटन साहब क्या बोलते हैं, न्यूटन साहब बोलते हैं कि ऐसा होता होगा कि ये जो आपने मोमबत्ती जलाई ना, तो ये जो ऐसे ही लाइट निकल रही है इसमें से, तो बेसिकली क्या निकल रहा है, इसमें से छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो जाकर के सरफेस को हिट करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। देखो वही तो है, एनर्जी यहां से यहां तक ट्रांसफर करने में क्या हो रहा है, पार्टिकल खुद चल करके जाके एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। फर्स्ट वाला वे, पहला तरीका, तो ये फर्स्ट वे है। न्यूटन ऐसा सोचता था, न्यूटन ये सोचता था कि आपके घर में जो लाइट है ना, वो लाइट में से क्या निकल रहे हैं, लाइट में से छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं जो बहुत ही हाई स्पीड पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग ये है। हाइजिन क्या सोचते थे, हाइजिन ये बोलते थे कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये होता क्या है, आसपास तो एयर मीडियम होगा। हाइजिन ऐसा सोचते थे, जबकि ये गलत है, उसने एक वेग आइडिया दिया था, लेकिन पहले सोचता क्या था मैं आपको बताता हूं। हाइजिन ने ये कहा कि जैसे आप क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती जलाने से होता क्या होगा, ये आसपास के अपने पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देती होगी। लाइट डिस्टर्बेंस, यहां से पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया, अब ये ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, ये ऑसिलेट करेंगे, फिर आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देंगे, फिर वो ऑसिलेट करेंगे, फिर आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देंगे, ऐसे ये एनर्जी प्रोपोगेट होते 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 यहां तक पहुंच जाएगी। ये सेकंड वाला वे है जो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था कि पार्टिकल उसमें खुद चल करके नहीं जाता, बट डिस्टर्ब करता है, फिर वो डिस्टर्बेंस आगे फैलता जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, लाइट को मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं, लाइट को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन शुरुआत में हाइजिन ने क्या बताया था, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? तो आपको जो मैंने एग्जांपल दिया वो बेसिकली दो तरीके नहीं, दो नजरिए हैं। जो फर्स्ट वाला नजरिया है वो न्यूटन का नजरिया है, लाइट से रिलेटेड, लाइट के नेचर से रिलेटेड। सिर्फ न्यूटन ही नहीं, न्यूटन के साथ में रेने डिकार्ट्स, ये एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने भी क्या कर दिया था, इन्होंने भी लाइट के बारे में यही बताया था कि बेसिकली लाइट क्या होता है, पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है। और क्रिस्टन हाइजिन जो है, ये क्रिस्टन हाइजिन भाई ये अपनी अलग कहानी बता रहे थे, बोले थे कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो ये मानते थे। और लाइट को यहां से वहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, उन्होंने बोला पार्टिकल नहीं होता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल को डिस्टर्बेंस मिलता है, वो डिस्टर्बेंस पे फैलते 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 वहां तक पहुंच जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही? तो बेसिकली न्यूटन बोल रहे थे कि लाइट पार्टिकल है, उस पार्टिकल का नाम उन्होंने कॉर्पसल दिया था। हाइजिन बोल रहे थे कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, वेव है। लाइट क्या है,
वेव है। बात समझ में आ रही है? हाइजीन ये बोल रहे थे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां तक अपने को बात समझ में आ रही है कि भाई न्यूटन साहब ये बोलते थे, हाइजीन साहब ये बोलते थे। अब सवाल ये है कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो मुझे बताइए अपने चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है? वेव ऑप्टिक्स। तो अगर हमारे चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स है तो हमको पार्टिकल ऑप्टिक्स थोड़ी पढ़नी है, हमको क्या पढ़नी है? वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है। तो हमको क्या पढ़ना है? हमको हाइजीन साहब वाला तरीका पढ़ना है, समझे? हाइजीन ने कहा था कि लाइट क्या है? वेव है। बेसिकली वहां पर क्या होता है? डिस्टर्बेंस फैलते जाता है और फैलते 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 डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमको क्या पढ़ना है? हाइजीन वाला तरीका पढ़ना है। हाइजीन ने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें काफी खामियां थी, बहुत सारे गलत पॉइंट्स बताए थे हाइजीन ने, जो आगे जाकर के सही हुए। लेकिन हाइजीन की थ्योरी अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होंगे फिजिक्स में जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब बोलेंगे कौन से फिनोमेना? वही तो पढ़ना है इस चैप्टर में, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई न्यूटन साहब क्या बोलते हैं कि लाइट में से क्या निकलते हैं? जो सोर्स होता है, सोर्स में से पार्टिकल निकलते हैं कॉर्पसल नाम के, स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं जो हाई स्पीड से होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। और क्रिश्चियन हाइजीन क्या बोलते थे? नहीं, पार्टिकल वार्टिकल निकलता है, जैसे ही आपने कहीं पे लाइट का सोर्स ऑन किया तो क्या होगा? वो डिस्टर्ब कर देगा मीडियम को और वो डिस्टर्बेंस फैलते जाएगा फैलते जाएगा फैलते जाएगा और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अपने को क्या पढ़ना है? हाइजीन वाला तरीका पढ़ना है, न्यूटन वाला तरीका नहीं पढ़ना है। समझ आया? क्लियर हो गया? हाइजीन वाला तरीका क्यों पढ़ना है वो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को जब इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है तो हम लोग न्यूटन की बात मान करके वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो है, यहां पर आइए, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या होता है वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which considers wave, light as a wave, to explain optical phenomena. ऑप्टिकल फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए जब अपन लाइट को वेव मान लेंगे तब अपन क्या बोलेंगे? ये बेसिकली क्या है? वेव ऑप्टिक्स है। उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे। यानी इस चैप्टर में अपन लाइट को क्या मानेंगे? वेव मानेंगे कि लाइट का सोर्स क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और डिस्टर्बेंस आगे फैलता जाता है, जबकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो उसमें ऑसिलेट कौन करता है? इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। मैं लिखाऊंगा इस लेक्चर के एंड में। अभी फिलहाल जो है ये वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन हो गया। आगे क्या है? आगे के ऊपर चर्चा, आगे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आइए, आगे के पॉइंट्स क्या हैं देखिए। आगे क्या है? अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइजीन्स थ्योरी। ठीक है, हाइजीन के तो पोस्टुलेट्स वगैरह मैं आगे जाकर के बताऊंगा आपको कि एक्चुअली बोलता क्या था, वेव फ्रंट के बारे में क्या बोलता था, वो आगे के लेक्चर्स में। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हाइजीन बोलना क्या चाहता था? हाइजीन ये बोलना चाहता था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले, लाइट एनर्जी प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, अगर मैं पूरे चैप्टर को सम अप करना चाहूं तो कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। न्यूटन साहब क्या बोल रहे हैं? न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि यहां से अगर लाइट निकलेगी ए से तो बी तक कैसे पहुंचेगी? पार्टिकल बन करके पहुंचेगी। समझ में आएगा? पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल, ये एक ही पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल एनर्जी लेकर के जाएगा और कहां तक पहुंच जाएगा? बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाइजीन साहब क्या बोल रहे हैं? हाइजीन साहब बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर ए से जैसी लाइट निकलेगी वो आसपास के पार्टिकल को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्बेंस क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करते 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 कहां तक पहुंचेगा? बी तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई लाइट एनर्जी प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव के फॉर्म में लाइट एनर्जी प्रोपोगेट करती है, पार्टिकल के फॉर्म में नहीं करती। समझ में आ गया? ये हाइजीन साहब बोल रहे थे। सेकंड जो है, हाइजीन कौन थे? हाइजीन ने भी बड़े काम किए हैं। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम किसने किया है? क्रिश्चियन हाइजीन ने किया है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? हाइजीन जो है न्यूटन के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बेसिकली उसी दौर के कंपिटिटर, उसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए भाई आइए।
तो बेसिकली अभी सेकेंड पॉइंट क्या है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपसे कहा कि बेसिकली जो आपका लाइट होता है, वो जो लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मैं आपको समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमने क्या कर दिया था, हमने एक मोमबत्ती बनाई और क्या कर दिया, हमने बोला कि यहां पर क्या होता है, बेसिकली डिस्टर्बेंस आगे फैलता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहां आपका मान लीजिए सन है और यहां आपका मान लीजिए अर्थ है। सन से अर्थ के बीच में तो कुछ भी नहीं है, सन से अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है। तो अगर सन से अर्थ के बीच में वैक्यूम है तो यहां से अगर लाइट निकलेगी तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, तो डिस्टर्ब क्या होगा। जब डिस्टर्ब नहीं होगा तो डिस्टर्बेंस आगे कैसे बढ़ेगा, और डिस्टर्बेंस आगे नहीं बढ़ेगा तो अर्थ तक पहुंचेगा कैसे। लेकिन लाइट तो अर्थ तक पहुंच जाती है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। हाइजीन तो ये बोल रहा था, मोमबत्ती जलाओ, आसपास के एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा और वो डिस्टर्बेंस फैलते जाएगा, यही हाइजीन बोल रहा था। लेकिन उससे सवाल पूछा गया ये कि सन से अर्थ तक जब लाइट पहुंचती है तो सन से अर्थ तक के बीच में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो लाइट वहां से यहां तक पहुंची कैसे। तो यहां पर बड़ी बकवास कर दिया था उसने, आगे जाकर के पता लगेगा आपको। तो यहां पर एक कुछ भी उसने आइडिया दे दिया था। हाइजन ने कहा कि सन से अर्थ के बीच में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, हाइपोथेसिस है, एक इमेजिनरी मीडियम है जिसको इथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इथर, ठीक है ना। तो स्पेस हैज अ मटेरियल कॉल्ड एज इथर। समझ में आ गया। स्पेस में क्या है, स्पेस हैज या स्पेस इज फिल्ड विद अ मटेरियल कॉल्ड एज इथर। स्पेस में क्या है, एक मटेरियल फिल्ड है जो कि ट्रांसपेरेंट है, इसकी डेंसिटी जीरो है। ऐसी बकवास बात किया था उसने। ट्रांसपेरेंट है मतलब आपको नजर नहीं आएगा, उसकी डेंसिटी कुछ नहीं होती है। समझ में आ गया। ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह वो इथर प्रेजेंट है। समझ में आ गया। तो उसने बोला कि सन से अर्थ तक के बीच में क्या प्रेजेंट है, इथर प्रेजेंट है। और इथर जैसे सन से लाइट निकली तो इथर मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए फिर क्या होता है, आपके अर्थ तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया। ये बकवास पॉइंट है, आगे जाकर के गलत प्रूव हो जाएगा। माइचेल्सन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट हुआ था 1900 के आसपास में, तब ये पता लग गया था कि ऐसा कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। आइंस्टाइन ने आकर के उलट कर दिया था इसको, बिल्कुल मैं बताऊंगा आगे जाकर के। अभी फिलहाल जो है इंपॉर्टेंट जो उसके पॉइंट्स थे हाइजीन की थ्योरी में वो आपको बता दिए मैंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो हाइजीन क्या बोल रहा है, हाइजीन बोल रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे घर में लाइट होगी, यहाँ पर लाइट लगी हुई मेरे यहाँ पे। लाइट जो है, लाइट के सोर्स से मेरे तक जो लाइट पहुंच रही है, न्यूटन क्या बोल रहा है, पार्टिकल बन करके मेरे पे पड़ रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल आकर के क्या हो रहा है, मुझे हिट कर रहा है। आइंस्टाइन क्या बोल रहा है, आइंस्टाइन कह रहा हूं, हाइजीन क्या बोल रहा है, हाइजीन कह रहा है कि भाई वो छोटे पार्टिकल के फॉर्म में नहीं हो रहा है, कि ये क्या करता है, आपका सोर्स वो आसपास के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है और डिस्टर्बेंस क्या होता है, आपके यहां तक यानी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। आपके घर में भी लाइट होगी, उसको इमेजिन करिए, वो जो आपका ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, जो भी होगा, समझ में आ गया। वहां से आप तक लाइट कैसे पहुंच रही है, तो बस इसी के ऊपर झगड़ा है कि वहां से यहां तक लाइट पार्टिकल बन के पहुंची कि वेव के फॉर्म में पहुंची। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसके मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स मतलब क्या 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 बात इसने सही बोला था और कौन कौन सी चीजों में अपने को इससे फायदा हुआ। जो हाइजीन का थॉट था, हाइजीन का थॉट इतनी आसानी से माना नहीं गया। क्यों नहीं माना गया, क्योंकि भाई न्यूटन था उसके सामने। न्यूटन दिग्गज साइंटिस्ट है। न्यूटन जो बोलता था वो पत्थर की लकीर होती थी। न्यूटन ने बोला है, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े काम किया है। तो न्यूटन ने बोला था कि भाई लाइट पार्टिकल है, तो सब क्या बोल रहे थे, लाइट पार्टिकल है। हाइजीन की थ्योरी को भी मान नहीं रहा था। हाइजीन की थ्योरी कब वापस से आती है पिक्चर में, उसके मरने के बाद, जब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है, लगभग 100 साल तक तो हाइजीन की थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है ना, क्लियर है। आइए मैं आपको मेरिट्स बताता हूं कि क्या क्या मेरिट्स हैं इसकी थ्योरी के। आगे जाएंगे तो और क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है, मेरिट्स ऑफ हाइजीन्स थ्योरी। तो हाइजीन की थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए, तो मेरिट्स क्या हैं इसके। मेरिट्स में सबसे पहले इसका मेरिट ये था कि भाई ये जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब एक्सप्लेन कर लेता था। समझे क्या बोल रहा हूं मैं। तो हाइजीन्स थ्योरी could explain reflection, refraction, etc. मतलब क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेनास को ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर लेता था। कौन, हाइजीन की थ्योरी एक्सप्लेन कर लेती थी। ठीक है, न्यूटन की थ्योरी भी एक्सप्लेन करती थी, लेकिन न्यूटन की थ्योरी एक्चुअली आपके सिलेबस से निकाल दिया है, वरना शुरुआत में वहीं से करता।
न्यूटन की थ्योरी से एक्चुअली वहां पर गड़बड़ क्या हो गई थी, न्यूटन कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा था, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था, लेकिन है नहीं अभी ये है तो ये पढ़ाता हूं मैं आपको। तो हाइजीन की थ्योरी ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर पा रही थी, रिफ्लेक्शन को भी और रिफ्रैक्शन को भी, ठीक है। उसके बाद हाइजीन की थ्योरी कुड एक्सप्लेन या was able to explain interference, diffraction, polarization etc. समझे क्या बोल रहा हूं मैं? हाइजीन की थ्योरी जो थी, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, आपका पोलराइजेशन है, ये फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देता था। जबकि हम आगे जाकर के देखेंगे कि पार्टिकल नेचर अगर न्यूटन की बात मान ली जाए तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो जैसे तैसे एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन पार्टिकल मान करके आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। अब ये बता तो सब देते हैं, समझाता कोई नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में कि पार्टिकल नेचर से उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जा सकता। अभी फिलहाल तो आपको ये याद रखना है कि भाई पार्टिकल नेचर अगर हम लोग मान लेंगे तो हम लोग इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जबकि हम लोग को हाइजीन की वेव थ्योरी ही माननी पड़ेगी, क्योंकि वेव ही वैसा बिहेवियर आपको शो करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद और क्या मेरिट्स है इसके? और मेरिट्स ये थे कि इट एक्सप्लेन्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन rarer medium is greater than velocity of light in denser medium। अगर आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रेयर मीडियम में लेंगे तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। ये सही बोलता था, जबकि न्यूटन ने गलत प्रेडिक्ट कर लिया था। न्यूटन ने बोला था कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम, तो न्यूटन की थ्योरी वहां पर गलत थी और हाइजीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सही आ रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसने सही प्रेडिक्ट कर लिया था कि लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में कम होगी, जबकि न्यूटन की थ्योरी कुछ उलट बोलती थी। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, चलो ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब क्या डीमेरिट्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या डीमेरिट्स है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डीमेरिट्स ऑफ हाइजीन्स थ्योरी, मेरिट आपको समझा दिया मैंने, डीमेरिट मुझे समझाना है, फिर मुझे आपको डुअल नेचर समझाना है और लाइट के नेचर के बारे में मुझे आपको बता देना है कि भाई वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब जो है यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को अब डीमेरिट्स की थोड़ी सी बात कर लेनी है। डीमेरिट्स में क्या होगा, देखिए ध्यान से। डीमेरिट्स ऑफ हाइजीन्स थ्योरी। हाइजीन्स थ्योरी के डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स में सबसे बड़ा डीमेरिट ये था कि उसने सन से अर्थ के बीच में क्या कर लिया था, उसने मान लिया था कि वहां पर ईथर मीडियम है। ठीक है ना। तो डीमेरिट में सबसे पहला क्या है, इन स्पेस देयर इज नो ईथर मीडियम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? डीमेरिट्स में ये आएगा कि उसने क्या मान लिया था कि सन से अर्थ के बीच में यानी स्पेस में क्या है, पूरा ईथर मीडियम भरा हुआ है। ऐसा कोई भी मीडियम अपने को माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंट हुआ है एक माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपने को ऐसा कोई भी मीडियम नहीं मिला जिसको अपने को ये बोले कि सन से अर्थ के बीच में एक मटेरियल प्रेजेंट है जिसका नाम ईथर है। ये ईथर वो ईथर नहीं है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसने कोई भी हाइपोथेटिकल मीडियम बकवास कर दिया था वहां पर। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है सन से अर्थ के बीच में, यानी स्पेस में। ठीक है। सेकेंडली क्या है, यहां पर इसने क्या कर दिया था, इसने और चीजें बता दी थी। और चीजें क्या बताई थी? इसने बोला था कि जो आपका हाइजीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो कलर होता है, कलर वॉज अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसने बोला था कि कलर जो होता है, कलर कोई भी लाइट का जो कलर होता है वो लाइट के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है, जबकि ये गलत पॉइंट है। कलर वाज अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। समझ में आ गया? यानी कलर कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिसाइड करता है, वेवलेंथ डिसाइड नहीं करता। समझ में आ गया? तो इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, ऐसे बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। ठीक है ना। तो इसमें से कुछ डीमेरिट्स मैंने आपके सामने बता दिए। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है आपका डीमेरिट्स वाले पॉइंट में कि स्पेस में कोई ईथर मीडियम नहीं है
और साथ ही साथ आपके जो कलर होते हैं वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ उसने बता दिया था, जबकि कलर जो होता है अकॉर्डिंग टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसे कई सारे डीमेरिट्स उसने बताए थे। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब उसके निकले थे डीमेरिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए ध्यान से, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि अब क्या किया जाए। अब अपने को डुअल नेचर के बारे में पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब क्या है, मतलब बता देता हूं मैं आपको। इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो है ये तो एक्सप्लेन कर लेता था कौन, हाइजीन के जरिए एक्सप्लेन कर लेती। लेकिन जो आपका फिनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये हाइजीन की वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जब मैं डुअल नेचर पे आऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाइजीन की अगर थ्योरी मान ली जाए, लाइट को वेव मान लिया जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका दूसरा कौन सा इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब एक्सप्लेन नहीं हो सकता। कॉम्पटन इफेक्ट तो सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहां पर आपको लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा। और आइंस्टाइन ने कहा लाइट पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल नहीं है जो न्यूटन ने बोला था, वो पार्टिकल है जो मैं बोल रहा हूं। समझ में आ गया, लाइट उसने कॉर्पसल नहीं बोला, उसने बोला लाइट क्या है, बेसिकली फोटोन होते हैं। लाइट क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। मैं डुअल नेचर पे आऊंगा तो बताऊंगा उसको। ठीक है, तो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग को, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव मानना पड़ता है। पार्टिकल मान करके ये फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट अगर एक्सप्लेन करना है तो अपने को लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा। वेव मान करके ये फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये फेनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए वेव मानना पड़ेगा, ये फेनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल मानना पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए, तो अपन बीच का रास्ता लेते हैं। अपन ये बोलते हैं कि भाई लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। समझ में आ गया, नहीं लाइट का डुअल नेचर है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो डुअल नेचर मतलब क्या, लाइट समटाइम्स, यही अब तक अपने को समझ में आया है, समटाइम बिहेव्स एज अ वेव and sometimes as a particle। लाइट कभी कभी क्या करता है, वेव के जैसा बिहेव करता है और कभी कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। कब वेव करेगा कब पार्टिकल करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि उसका डुअल नेचर होता है, लाइट वेव भी होती है, लाइट पार्टिकल भी होती है। अब कब वेव कब पार्टिकल होती है इसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको पढ़ के उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डुअल नेचर मैंने आपको बता दिया कि डुअल नेचर होता है लाइट का। तो अगर कोई पूछेगा लाइट क्या है, तो आप बोलेंगे लाइट का नेचर डुअल है। लाइट कभी पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, कभी वेव के जैसा, क्योंकि कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा और कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव मानना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो एक्सप्लेन नहीं होगा। और हमको चीजों को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना होता है। साइंटिस्ट का काम क्या होता है, साइंटिस्ट का यही तो काम होता है कि ये चीज क्यों हो रही है वो एक्सप्लेन करके बताओ, यही तो साइंटिस्ट का काम होता है। ठीक है ना। चलिए, तो डुअल नेचर के बारे में आपको बता दिया मैंने। अब जो है मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि बेसिकली क्या है लाइट एज अ वेव। क्या है लाइट एज अ वेव, तो लाइट एज अ वेव, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो लाइट एज अ वेव में क्या, लाइट कौन सी वेव है, तो मैक्सवेल ने अपने को बताया था कि भाई लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट। तो लाइट एज अ वेव में क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वाइब्रेट कौन करता है, इसमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये भी लिख देता हूं। EM waves does not या do not require material medium for its propagation। ठीक है ना, उसके प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। किसके प्रोपगेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन के लिए। तो इसमें वाइब्रेट कौन करता है, जब मटेरियल मीडियम ही नहीं चाहिए तो वाइब्रेट कौन करता, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। ठीक है ना। इन EM वेव्स, E बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, B बार oscillates perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave।
जो डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, पोजीशन ऑफ वेव। जो डायरेक्शन में वेव ऑसिलेट करेगी या वाइब्रेट करेगी उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलेंगे। तो ई बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार इज परपेंडिकुलर टू वी बार, ये होता है। तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मतलब क्या, ये रूम है, आप जिस रूम में बैठे हैं, ये रूम में या आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें से अगर हम लोग पूरी की पूरी एयर को बाहर निकाल दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो मैं अगर लाइट को ऑन करता हूं या ऑफ करता हूं, मैंने पहले ऑफ कर दिया फिर मैंने ऑन कर दिया, अब तो मटेरियल मीडियम है नहीं, आपको तब भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि लाइट को वहां से यहां तक पहुंचने के लिए मटेरियल चाहिए ही नहीं। वेव है वो, लेकिन उसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ में आ गया। लेकिन अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो मैं जो बोलूंगा वो आपको सुनाई नहीं देगा। या आपके रूम में मान लीजिए कि आपका भाई है, आपकी बहन है और आप बैठे हुए हैं, तो अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो ये जो बोलेगा या बोलेगी वो आपको सुनाई नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि साउंड एक ऐसी वेव है जो कि मैकेनिकल वेव है, जिसको प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड। लेकिन लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बता दिए। और पॉइंट बता देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव कितना होता है, वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी लिखते हैं उसको, C × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव बोल दो, लाइट एक ईएम वेव, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लिख देता हूं मैं। ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी। ठीक है ना। तो C या ऐसे लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा होगा उस हिसाब से उसकी लाइट वेरी करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया कि भाई आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स क्या चीज़ होती है। उसके बाद 2 अलग अलग नज़रिए आपको बताया मैंने कि नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड 2 अलग अलग नज़रिए क्या है, एक न्यूटन का तरीका और एक क्या है, एक न्यूटन का नज़रिया और एक हाइजन का नज़रिया। ये आपको बता दिया मैंने। हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हाइजन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हाइजन के थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं, फिर उसके बाद डीमेरिट्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली लाइट का डुअल नेचर होता है, कि आज के दौरान हम लाइट को क्या मानते हैं, हम डुअल नेचर मानते हैं। क्योंकि हाइजीन की थ्योरी भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत सारी गलत बातें बताया था। हाइजीन ने कहा था कि लाइट एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, ना तो वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है ना तो मैकेनिकल वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव है, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं होती। समझे। तो उसने बहुत सारे गलत पॉइंट्स बताए थे, लेकिन एक वेग आइडिया दे दिया था कि हाँ इस पे अगर चले आगे तो हम लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं, जो कि हमको समझ में आया आगे जा करके। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव मानना पड़ेगा और कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि लाइट अगर एक वेव है तो कौन सी वेव है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। उसकी स्पीड कितनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कैसे उसका स्पीड में वेरिएशन आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप इसको प्रॉपरली कर ले तो आपकी बोर्ड्स की, आपकी सीईटी की तैयारी बहुत ढंग से हो जाएगी। मैं इतनी डिटेल में सारी चीजें बताता हूँ कि आपके एक तो भेजे में बैठ जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी जो है इसके बाद हाइजीन के पॉस्टुलेट्स है, हाइजीन की थ्योरी में और फर्दर चीजें क्या है, वेवफ्रंट क्या है, फेज क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज में डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू।